नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव। हालांकि शादी ब्याह की बहुत ज़्यादा व्यस्तता है और आस पड़ोस में तमाम ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जमवाड़ा है, इस नाते मैं चाहकर भी आपके बीच नहीं आ पाता। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है जिससे आप सब परिचित हैं। हमारे देश के वीर सपूत पहले CDS बिपिन रावत जी सपत्नीक एक विमान दुर्घटना में हताहत हुए हैं। वो हमारे बीच से जा चुके हैं। बड़े दुखी मन से मैं अपने वीर सपूत हमारे देश के बिपिन रावत जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बिपिन रावत जैसे व्यक्ति अगर हमारे भारतीय सेना में दो चार होते तो शायद किसी भी देश की हिम्मत न होती भारत की ओर देखने की। आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि वो हमारे बीच से जा चुके हैं। उस विमान दुर्घटना में वो अपनी सपत्नी के साथ अपने सुरक्षाकर्मी और अन्य सहयोगियों के साथ यात्रा कर रहे थे और आप सब ने समाचारों में सुना भी होगा। बहुत देर तक तो उस दुर्घटनाग्रस्त विमान की खबरें बाहर नहीं आई, तमाम तरह की मीटिंगें चलती रहीं, लेकिन उसके बाद सेना ने पुष्टि किया कि बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे। 1958 के जन्म में बिपिन रावत हमारे साथ 2021 तक रहे। 16 मार्च 1958 को उनका जन्म हुआ था और आज 8 दिसंबर 2021 को हमारे साथ से हमारे बीच से जा चुके हैं। 64 वर्षीय बिपिन रावत को पूरे देश के नागरिकों की ओर से, अपने सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के संगठन की ओर से, हमारे सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक श्रोताओं की ओर से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रेमियों की ओर से और जहाँ तक हमारे साथ लाइव प्रसारण में हमारे जितने भी साथी हैं सब की ओर से मैं बिपिन रावत जी को एक बार पुनः अपने भीगे आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और 30 सेकंड मैं इस कार्यक्रम को रोकते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जहां भी मेरे इस प्रसारण को सुन रहे हैं 30 सेकंड के लिए आप अपने आप को स्थिर कर लें और देश के वीर सपूत को हाथ जोड़कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। श्रद्धा सुमन के इस क्रम के बाद आइए संक्षिप्त में हम आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम चर्चा करेंगे अपने विभिन्न नुस्खों पर और उसमें आज हमने आपसे चर्चा करने की बात की थी कि बदलते मौसम में हमारा परिवेश कैसा हो। मौसम बदल रहा है, दिन में गर्मी है, सुबह शाम सर्दी है, किसी प्रांत में जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं पर बर्फबारी हो रही है। पूरा हिमाचल बर्फ से ढका हुआ है तो इधर असम और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में दिन में तापमान ज़्यादा है। इस बदलते मौसम में हमको अपने शारीरिक संरचना के अनुरूप अपने शरीर पे वस्त्रों का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 98.6 फ़ारेनहाइट पर मेंटेन करने के लिए हमको विभिन्न उपक्रम इस बदलते मौसम में करने पड़ेंगे। हम जब भी बाहर निकले अपने कान को, अपने पैर को, अपने हाथ के पंजों को और सीने को ढक करके निकलें। गर्म कपड़ों का प्रयोग करें जिससे हमारे शरीर का तापमान सुनिश्चित रहे। विशेष करके सावधानियां बरतने में हमको अपने खान पान में गर्म भोजन, ताजे भोजन का चुनाव करना होगा, गर्म पानी का प्रयोग करना होगा,
फ्रिज पर में रखे गए भोज्य पदार्थों का परहेज करना होगा, उनसे हमें अपनी दूरी बनानी होगी और विशेष करके अपनी रूटीन में परिवर्तन नहीं करना है। बदलते मौसम में आमतौर से ये देखा गया है कि लोग अल्टरनेट डेट में स्नान करते हैं या उनके स्नान करने का समय बदल जाता है, अपने क्रियाकलापों में आगे पीछे हो जाते हैं और तब उनको सर्दी जुकाम या बुखार या जिसको हम कह लें कि इन्फ्लुएंजा, इन सब का असर होता है। आप अपनी रूटीन को चेंज ना करें। आप जितने बजे उठते हैं पहले से, जितने बजे आप स्नान करते हैं, जितने बजे आप पूजा पाठ करते हैं, जितने बजे आप नाश्ता करते हैं, आपकी रूटीन डे में वो सारे कार्यक्रम उसी प्रकार अगर होंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और मौसमी साग सब्जियों का भरपूर सेवन कीजिए। इस समय साग का सेवन यानी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने का सबसे सुलभ और सबसे सर्वोत्तम अवसर है। बाजार में इस समय आपके पालक, बथुआ और सरसों का साग, मेथी, ये तमाम साग आप उपलब्ध हैं। इन सब को अदल बदल के खाने से आपके शरीर में बदलते मौसम के प्रति तापमान बना रहेगा, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी और आपके रक्त को एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार मिलता रहेगा। बथुआ कई तरीकों से आप प्रयोग कर सकते हैं। बथुए का रायता खा सकते हैं, बथुए को की पूड़ी बना के खा सकते हैं, बथुए को दाल में डाल के प्रयोग कर सकते हैं या बथुए का साग आप प्रयोग कर सकते हैं। मेथी के साग को तो प्रयोग आप कर ही लेते हैं। पालक, सरसों और टमाटर, विशेष करके हरे टमाटर इस समय मार्केट में है, अगर आप इनको मिक्स करके भोज्य पदार्थ अपने साग का बनवाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो ये सबसे पौष्टिक सब्जी इस बदलते मौसम के लिए मानी जाती है। क्योंकि सरसों में भी वो पौष्टिक तत्व हैं, पालक में भी वो पौष्टिक तत्व है और बथुए में भी वो पौष्टिक तत्व हैं जो आपके शरीर को वर्तमान के समय ज़रूरत है। आपको कार्बोहाइड्रेट की, अतिरिक्त एनर्जी की, प्रोटीन की, फैट की, ये सब इनमें है। और विशेष करके इनमें आपके जो टॉक्सिक जो हमारे बॉडी में ज़रूरत है जिसकी, हम उसका भी प्रयोग इसमें होता है। इस नाते आप इन सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो थायराइड के रोगी हैं या जिनको थायराइड की शिकायत है वो गोभी के सब्जी से अपने आप को बचाएं, क्योंकि गोभी में खाने से उनको थायराइड के T3 और T4 के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस नाते गोभी, पत्तेदार गोभी या फूलदार गोभी, दोनों से उनको अपने आप को बचाना होगा। चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग, चाय का सेवन जाड़े में लोग बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं एक फिजिशियन होने के नाते आपको सलाह दूंगा कि चाय की जो आपकी नियमित मात्रा है आप उतने तक ही सीमित रहें। चाय की अतिरिक्त मात्रा को बॉडी में न जाने दें। कॉफ़ी का प्रयोग भी आप अतिरिक्त मात्रा में ना करें, क्योंकि कैफीन की मात्रा शरीर में अपने निश्चित अनुपात से ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको नुकसान ही देगी। आप क्षणिक गर्मी के लिए अगर आप चाय का सेवन बार बार करते हैं, दिन में कई बार करते हैं, तो उससे आपको एसिडिटी की शिकायत भी बढ़ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ सकती है। थोड़ी देर के लिए राहत हो सकती है, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप दिन भर चाय पीते रहें, बल्कि आप सुबह शाम चाय जैसे पीते थे आप वैसे ही पिए। शाम को सेकंड टाइम में आप चाय के साथ या हल्के नाश्ते के साथ आप भुने हुए चने और लाई का प्रयोग कर सकते हैं बदलते मौसम में। तो ये तो बातें थी बदलते मौसम में हम अपने आप को प्रकृति के अनुसार कैसे ढालें। घने कोहरे में अगर आप चलते हैं तो बाइक का प्रयोग ना करें, घर में रहें। आज मैं आपको जनरल बातों से शेयर कर रहा हूँ, हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इलेक्ट्रोहोपैथी की बातें नहीं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको कुछ व्यवहारिक बातों से रूबरू करा रहा हूँ। बदलते मौसम में हमको अपने शरीर की त्वचा पर भी ध्यान देना होगा। आमतौर से जाड़े में हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है, जिसको आप कह सकते हैं चेहरे पर खुश्कियाँ आ जाती हैं, हाथ पैरों में सफ़ेदा, एक तरीके के सफ़ेदीपन से होता है और हमारे जो त्वचा होती है वो ढीली हो जाती है, जिससे अधिक उम्र के लोगों को के चेहरे पर या हाथ पैरों पर उनकी झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह अपने चेहरे पर हल्के ऑयली क्रीम या किसी तेल का प्रयोग करके अगर मालिश करते हैं सुबह शाम, तो आपके चेहरे की स्किन में रौनक बनी रहेगी और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। नहाते समय आपको अपने चेहरे को
हाथ पैरों को रगड़ रगड़ के जितना ताजे पानी से आप स्नान कर सकते हैं वो आपके लिए इस बदलते मौसम में लाभदायक रहेगा। सुबह आप देखते होंगे कि आपके घरों के नल या मोटर पंप से निकलने वाले पानी गर्म होते हैं। प्रकृति के इस खेल से आप अपने आप को समझ सकते हैं। गर्मियों के दिनों में नीचे से पानी ठंडा निकलता है और जाड़े के दिनों में नीचे से पानी गर्म निकलता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने तापमान को, ऊपर के टेम्परेचर को पृथ्वी के ऊपरी टेम्परेचर की सतह से अपने आप को मेल मिलाप करती है। उसी तरीके से हम जाड़े में जो पानी निकलता है हम उसी पानी का प्रयोग करें, गर्मी में जो पानी निकलता है हम उसी पानी का प्रयोग करें। हम किसी गीजर के पानी को या गर्म किए हुए पानी से स्नान न करें। हम जब गर्म पानी से स्नान करते हैं तो क्षणिक हमको लाभ देता है, लेकिन बाद में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के ब्लड सिस्टम को, लिम्फ सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिपेशन होना, सर दर्द होना, आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ना, ये गर्म पानी के स्नान से देखा गया है, ऐसे प्रयोग में आए हैं और इसके तमाम प्रमाण भी हैं। इस नाते मैं एक फिजिशियन होने के नाते, विशेष करके इलेक्ट्रोहोपैथिक फिजिशियन होने के नाते आपको सलाह दूंगा कि आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त सुबह का ताज़ा जो गर्म जल होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त है। उससे अधिक गर्म जल जब आप हीटर पर पानी गर्म कर लेते हैं या आग पर पानी गर्म करके स्नान करते हैं तो वो पानी गर्म होता है, ना कि वो टेम्परेचर मेंटेन करता, बल्कि वो हमारे बॉडी के 37 डिग्री से अधिक पर गर्म होता है। और आप उस पानी का प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी शरीर की त्वचा की जो ऊपरी परत की एपिडर्मिस है वो प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। और इस नाते मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप गर्म पानी से स्नान करें, बल्कि नोट करें कि आपको ताजे नल के पानी से स्नान करना है। स्नान करते समय आपको अपने हाथ पैरों को, अपने पूरे शरीर को रगड़ रगड़ के स्नान करना चाहिए। जाड़े में और गर्मी में मैं तो आपको हमेशा ये बताता आया हूँ कि हफ्ते में अधिकतम 3 दिन आप साबुन का प्रयोग करें, किसी भी साबुन का प्रयोग करें। अधिक साबुन के प्रयोग करने से भी आपकी त्वचा इन में एक प्रकार की असहनीय क्षमता होती है और जो बाद में आपको रिएक्ट करती है। इस नाते सोप का प्रयोग भी आप सोच समझ कर करें। जाड़े में आप ऑयली सोप का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे सोप आते हैं जिनमें ग्लिसरीन का मिश्रण होता है, जिससे आपकी त्वचा नरम और मुलायम रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जाड़े में या इस बदलते मौसम में 3 प्रमुख रोगों से लोगों की शिकायत या ओपीडी में आपके पास पेशेंट बढ़ते हैं। पहले पेशेंट होते हैं आपके सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार के, जिसे हम एंटीकैट्रियल मेडिसिन के रूप में जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रोहोपैथी में अगर हम बात करें तो यस1, A3 और WE ये पहला फार्मूला है। सर्दी, खांसी, जुखाम की शुरुआत में जब आपको लगे कि शरीर आपका टूट रहा है, बदन आपको हरारत हो रही है, आपको सर्दी महसूस हो रही है, तो आप यस1, A3 और WE 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार लें। दूसरा फार्मूला इसी के साथ, अगर आपको बुखार या हरारत लग रही है तो F1, C1 और A1 के साथ आप WE या G का अदल बदल के प्रयोग कर सकते हैं। गले में अगर खराश है, गला दर्द कर रहा है, तो आप P3, C13 और G का प्रयोग करेंगे, जिससे गले में आपके कफ नहीं जमेगा, खांसी आपको नहीं आएगी, बलगम आपका नहीं बनेगा। तो बदलते मौसम में आप इन तीनों फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म, अगर गले में आपको दर्द हो रहा है या गले में आपको खराश हो रही है तो आप गर्म जल में हल्का सा नमक डाल के गरारा भी कर सकते हैं, जिसमें आप ये P3 और C13 और WE भी उस जल में 10-10 ड्रॉप डाल करके आप मुंह में 10 मिनट तक गरारा कर सकते हैं, जिससे आपके गले को राहत मिलेगी, आपकी टॉन्सिल नहीं फूलेगी, आपकी आवाज़ नहीं बदलेगी और आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे। जाड़े में भूख तो वैसे बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर जिसको हम कह सकते हैं कि जो वृद्ध लोग घर में हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है, अगर उनको भूख नहीं लग रही है और मौसम लगातार बदल रहा है तो इस बदलते मौसम में उनको भूख लगने के लिए C8-Ver2 20-20 ड्रॉप भोजन से आधा घंटा पहले अगर आप देते हैं तो उनको भूख खुल करके लगेगी और बाद में आप भोजन के तुरंत बाद उनको यस10, L1 और यस2 ये दे देंगे तो उनका कॉन्स्टिपेशन भी दूर रहेगा और भूख भी उनको तेज लगेगी। पानी की मात्रा जाड़े में लोग कम कर देते हैं। इस नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि पानी आप गर्मी के तरह ही पीते रहिए, आपको प्यास भले ना लगे, लेकिन आपके शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। हमने आपको एक बार बताया था कि अगर आपके शरीर का वजन 15 किलो है तो आपको 1 लीटर पानी 24 घंटे में लेना है। अगर आपका वजन 30 किलो है तो आपको 2 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका वजन 45 किलो है तो 3 लीटर पानी आपको चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 4 लीटर पानी चाहिए। ये पानी की मात्रा आपके जाड़े और गर्मी पर निर्भर नहीं करती। गर्मी में आपको प्यास लगती तो आप पानी खोजते हैं, लेकिन जाड़े में प्यास कम इसलिए लगती है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में आपकी ब्लड की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का एक
निश्चित रेशियो पर ब्लड हमारे बॉडी में दौड़ता है, तो पानी की मात्रा ब्लड में कम नहीं हो पाती है, जिससे हमको प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी हमको पानी अवॉइड नहीं करना है, पानी की मात्रा बॉडी में देते रहना है। पानी जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हमारी कोशिकाओं में पहुंचती रहती है। इसलिए पानी हमको जरूर लेना है। भूख अगर बच्चों को कम लग रही है, युवा लोगों को कम लग रही है, तो C8/2 के साथ आप S9 का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस समय त्वचा में हल्के, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एक आम बीमारी लोगों को होती है, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि जाड़े से गर्मी में और गर्मी से जाड़े में जब मौसम अचानक बदलने लगता है, जब आप हल्के चद्दर से आप कंबल में या रजाई में आते हैं, तो आपके शरीर में विशेष करके आपके पैरों के आसपास, जांघों के आसपास खुजली बहुत होती है। वो खुजली नहीं होती है जिसको आप खुजली रोग नहीं मान सकते, लेकिन लगातार खुजलाते रहने से या आपके जो हेयर्स होते हैं वहाँ पर खुजलाते रहने से, आपके पैरों के पास जो बाल होते हैं या हाथ में जो बाल होते हैं या आपके गर्दन पर बाल होते हैं, आपको एक अजीब सी ईचिंग प्रॉब्लम होती है और छोटे छोटे दाने निकल